जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखिए, अध्याय नंबर 4 कक्षा 11 ज्योग्राफी यानी कि जलवायु। चैप्टर का नाम है जलवायु। आज देखते हैं आगे का पार्ट्स यानी कि 4 वीडियो। तो शीत ऋतु में गाइज देखते हैं, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि यानी कि सर्दी में जो है मौसम की क्रियाविधि क्या होती है। तो देखिए गाइज, यानी कि जाड़े की ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो देखते हैं धरातलीय वायुदाब तथा पवनें यानी कि धरातलीय वायुदाब और पवनें कैसे काम करती हैं। ठीक है, कक्षा 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि पर्यावरण, भारतीय पर्यावरण। तो चैप्टर नंबर 4 है जलवायु। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत यानी कि जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। तो इस समय हाई टेम्परेचर स्थापित हो जाता है यानी कि हिमालय में। ठीक है गाइज, तो देखते हैं इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब के केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं, यानी कि भारत में जो है वो आते आते उनकी जो है शुष्क हो जाती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आ जाती हैं और ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के रूप में आ जाती हैं, लेकिन इस संपर्क के क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। ठीक है गाइस, कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर यानी कि देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग। तो मैप क्या कहता है, ठीक है गाइस, तो ये मैप, ये आप एरो देख रहे हैं साइन, यानी कि 80 नॉट, 80 नॉट यानी कि 80 डिग्री, 80 नॉट से ये देखिए 80 नॉट जा रही है पश्चिमी जेट पवनें। तो जेट पवनें जो है 80 नॉट यानी कि अक्षांश की ओर प्रभाव होती हैं। 80 नॉट प्रभाव, 60 नॉट प्रभाव पे देखिए इनकी गतियाँ। ठीक है गाइज, यानी कि 40 नॉट प्रभाव पे इनकी गतियाँ देखिए। तो ये दक्षिणी भारत में जो है यानी कि जैसे जैसे मानसून का जो है कम होता चला जाता है उनका नोट, तो 20 नोट पे देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में। तो भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दिशा यानी कि 9 से 13 किलोमीटर यानी कि ऊंचे स्थान पर वायुदाब की हम दिशा देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है, यानी कि इन शुष्क उत्तर जो शुष्क पवनें हैं उनके प्रभाव में आ जाता है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं जलवायु। तो जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ठीक है गाइज, तो क्लाइमेट का यानी कि जेट प्रभाव, जो जेट पवनें होती हैं ऊपरी वायु परिसंचरण से जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती हैं। ठीक है गाइज, ये पवनें कहाँ चलती हैं, वायुमंडल के निचली सतहों में चलती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल विभिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ठीक है गाइज, ऊपरी वायुपन संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की विभिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी कि टेम्परेचर का उनका प्रेशर कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है गाइज, 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावधीन होता है, यानी कि जो पछुआ पवनें चलती हैं तो उनके प्रभावहीन होता है। ठीक है गाइज, इनका प्रभाव रहता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं और जो तिब्बत का पठार है उसके समानांतर, समानांतर का मतलब उसके साथ साथ चलती हैं, एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रभाव कहा जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानी जाती हैं, ये जेट प्रभाव यानी कि जेट पवनों के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रभाव के मार्ग में अवरोध का काम करता है और जो तिब्बत है
तो हिमालय पर्वत में जो तिब्बत है यानी कि ये अवरोध का मतलब हवाओं को जाने नहीं देता है, ठीक है गाइज, जिससे उनको वहीं रोक देता है और वापसी ये मानसून जो है भारत में ही लौट आता है। हम कहते हैं कि लौटते हुए मानसून की बारिश, जिसके परिणाम स्वरूप जेठ प्रभाव दो भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है, जेठ प्रभाव की दक्षिणी शाखा। अब जो जेठ प्रभाव की दक्षिणी शाखा उसे देखते हैं हम, तो उससे चलते हैं गाइज, आगे देखते हैं। हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है, यानी कि हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। इसका दाब स्तर जो होता है, दाब प्रेशर यानी कि टेम्परेचर जो होता है 200 से 300 मिलीबार होता है, ठीक है गाइज, यानी कि 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेठ प्रभाव की यह दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, यानी कि ये हवाएं जो हैं भारत के मानसून पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण चक्रवातीय पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेठ प्रभाव द्वारा होता है, यानी कि भारत में इनका प्रवेश जो है पश्चिमी जेठ प्रभाव द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है, और शीतकाल में जो है विक्षोभों के यानी कि तापमान में टेम्परेचर में एकदम वृद्धि हो जाती है, तो इनके आने का संकेत माना जाता है, ठीक है गाइज। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है, ठीक है गाइज। कभी कभी देखते हैं आप भारी बारिश होती है और चक्रवात चलते हैं, साइक्लोन चलते हैं। तो जो तेज हवाएं चलती हैं और चक्रवात आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, तो इनको हम कहते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो है प्रभाव होता है, यानी कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर का प्रभाव होता है, ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं। तो 30 डिग्री से 90 डिग्री और 150 डिग्री, ठीक है गाइज। तो तिब्बत में देखते हैं, तिब्बत में जो हिमालय पर्वत है, प्रशांत महासागर देखते हैं, तो हिमालय पर्वत अवरोध का काम करता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये भारत का मानचित्र है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं, ठीक है गाइज। और हिंद महासागर कोरोमंडल तट से भारतीय मानसून की स्टार्टिंग होती है। कर्क रेखा जो है हमारे भारत देश से, यानी कि भारत से बीचों बीच से होके गुजरती है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन आता है हमारे भारत से कौन सी रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो वे है कर्क रेखा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, ठीक है गाइज। दक्षिणी ओसलेन उच्च टेम्परेचर उच्च दाब वायु दाब होता है। देखते हैं ये साइक्लोन जैसा जो हिसाब हो रहा है, यानी कि साइक्लोन का जो चक्र सा घूम रहा है, तो यहाँ लो प्रेशर और हाई प्रेशर टेम्परेचर होते हैं, ठीक है गाइज। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ये आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये देख रहे हैं लक्षद्वीप समूह, ठीक है। स्केल लेते हैं 0 डिग्री से 2000 डिग्री और 6000 डिग्री किलोमीटर, ठीक है गाइज। तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने धरातलीय संचरण, यानी कि ये हमारा क्या है, ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्म मीन्स होता है गर्मी की ऋतु, तो गर्मी की ऋतु देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो गर्मी की यानी कि ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने और धरातलीय संचरण हमारा कैसे होता है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। आप सभी भी जो है सर्दी में ठीक ठाक होंगे, ठीक है गाइस। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ठीक है। इस समय स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य खान पीन अच्छा रहता है और स्वास्थ्य को भी बरकरार बनाए रखते हैं। तो हमारी जो क्लाइमेट है, जलवायु है, भारतीय जलवायु में जो है नैनीताल, मंसूरी, चक्राता, देहरादून और ये हिमालय पवने जो हैं, यानी कि मौसमी हवाएं जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती हैं, ठीक है गाइज। यहाँ ये मेडिसिन्स का काम करती है, यानी कि यहाँ आप अगर रहने चले जाते हैं तो यहाँ मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खान पीन आपका सही टाइमिंग होनी चाहिए, तो यहाँ स्वास्थ्य बरकरार रहता है और अच्छा रहता है। ये चक्रवात तमिलनाडु, अब देखते हैं ये चक्रवात जो होता है यानी कि साइक्लोन जो होते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं।
तो जो साइक्लोन आते हैं सबसे पहले कहाँ टकराते हैं, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। और मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसा अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। और जो चक्रवात आते हैं, आप देखते हैं किसी का नाम हरिकेन का होता है, टाइफून होता है, तो ये अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही विनाशकारी होते हैं, ठीक है गाइज। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट में इन चक्रवातों की चाल को देखा है? तो देखते हैं जब, यानी कि जब रिपोर्ट प्रसारित होती है मौसम मौसम विज्ञान की, तो हम न्यूज़ में देखते हैं तो कितनी तेज़ी से साइक्लोन चक्रवात चलते हैं, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के समय में मौसम की क्या क्रियाविधि है? तो धरातलीय वायुदाब तथा पवने। तो जो धरातलीय वायुदाब पवने हैं, गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, यानी कि सूर्य की स्थिति हमारी साल भर में 2 बार चेंज हो जाती होती है गाइज, यानी कि एक उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। इस समय हमारे भारत में जो है यानी कि शीतकालीन ऋतु चल रही है। तो शीतकाल में सूर्य हमारा दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि दक्षिणी की स्थिति में पहुंच जाता है। जब सूर्य का हम उगने का स्थान देखते हैं तो सूरज उत्तर की दिशा से न निकल गए हल्का सा पूर्व की दिशा से निकलता है, यानी कि उसकी स्थिति चेंज होती जाती है, ठीक है गाइज। उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्पन्न हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है। इसी को हम जो है ITCZ कहते हैं, ठीक है गाइज। यानी कि उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रभाव भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है और वास्तव में मौसम विज्ञानी जो साइंटिस्ट हैं ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी ITCZ जो इंडियन यानी कि ITCZ जो ट्रेड व्यापारिक पवनें होती हैं, ठीक है गाइज, के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रभाव के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण, और यहाँ कैसा प्रेशर होता है ITCZ में? निम्न वायुदाब प्रेशर। तो गाइज 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम IAS UPSC हो, रेलवे हो, समूह गया हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, तो GK GS ज्योग्राफी आपको हर जगह मिलेगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, B.Ed एंट्रेंस एग्जाम हो, B.Ed BTC, ठीक है गाइज, ज्योग्राफी प्रवक्ता हो, LT हो, यानी कि ITCZ का जो वायुदाब प्रेशर होता है वो कैसा रहता है? तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण ये किस निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है ITCZ। ये देखिए, यानी कि आप देख रहे हैं 40 नॉट, ये हवाएं चल रही हैं, ठीक है। हवाओं की गति यानी कि इधर से उधर आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है गाइज। तो ये दक्षिणी भारतीय मानसून, यानी कि जो भारत में मानसून की स्थिति स्टार्ट होती है, वो तो सबसे पहले जो है भारत में मानसून यानी कि जून को स्टार्ट हो जाता है, और ये आपके दक्षिणी कोरोमंडल तट से केरल में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले जो भारतीय मानसून है वो केरल में प्रवेश करता है। और 60 नॉट से ये देखिए हवाएं कैसे चल रही हैं, पूर्वी जेट प्रभाव यानी कि पवनों की गति, ठीक है गाइज। तो पवनों की गति किस प्रकार चल रही है ये आप चित्र में फिगर में देख रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पवनों की दिशा, ठीक है, यानी कि उनका डायरेक्शन आपने देखा। आगे चलते हैं गाइज। ज्योग्राफी के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कहीं अच्छे प्लेस पर घूमने जाएं और उनको देखें, अच्छे से पेड़ पौधों को निहारें। और जो यानी कि हमारा हिमालय पर्वत है, तो आप पहाड़ियों को देखते हैं तो कितने प्रकार की रॉक्स होती हैं, उनमें मिट्टियाँ होती हैं और कैसे उनकी लेयर बनी होती है, उनको ध्यान से देखें जहाँ कटी हुई होती है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है गाइज, इसीलिए भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं। जो भारत में संसाधन है प्रकृति के, वो अन्य किसी भी कंट्री में या देश में नहीं है, इसीलिए भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन हम प्रकृति का दोहन अत्यधिक कर रहे हैं, ठीक है गाइज। हम 1 पेड़ काटते हैं, 10 पेड़ काटते हैं और लगाते एक भी नहीं है,
ठीक है गाइज। आजकल हम जो है अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे जो है जन धन की हानि होती चली जा रही है। ठीक है गाइज, और मानव जो है काल के ग्रास में जाता चला जा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमको रोकना है और नेचुरल चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना है। तो विभिन्न दिशाओं से पवनों की अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि उनको अट्रैक्शन करना होता है, तो पवनें भी जो है अट्रैक्शन करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहिता एमटी यानी कि टाइम मेरिडियंस विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिणी पश्चिम की दिशा में इसी काम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती हैं। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है, और इसको हम जो है क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम दे दिया जाता है। ठीक है गाइज। जेट प्रभाव एवं ऊपरी वायु संचरण वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर, यानी कि जो भारतीय मानसून है जून में एक्टिव होता है, तो दक्षिणी पूर्वी जेट प्रभाव 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और जो जेट हवाएं हैं यानी कि जो जेट प्रभाव है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ये जेट प्रभाव अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ठीक है गाइज। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रभाव, तो जो जेट पवनें होती हैं उनका जो प्रभाव होता है, इफेक्टिव होता है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है, यानी कि 30 डिग्री से आगे नहीं जाता जो जेट पवनें होती हैं। ठीक है गाइज, धीरे धीरे उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। ये मानसून का आगमन देख रहे हैं आप, पेड़ पौधों की स्थिति और कैसे आकाश से जो है यानी कि धूल भरी मिट्टियाँ और हवाएं चलती हैं जून के महीने में, तो आगमन होता है काएगा मानसून का। ठीक है गाइज, तो ये देख रहे हैं आप कैसे स्थिति बन रही है जंगलों में। मानसून का आगमन यानी कि पेड़ पौधे कैसे स्थिति में हो जाते हैं, झुलस जाते हैं पानी के लिए, जो हम सब मानसून की प्रतीक्षा करते हैं। पूर्वी जेट प्रभाव तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो पूर्वी जेट प्रभाव और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पूर्वी जेट प्रभाव और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है, ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के माध्यम से मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं, यानी कि जो चक्रवात हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। तो गाइस सबसे पहले बारिश होती थी चेरापूंजी में, और जो वर्तमान में स्थान है उसका नाम है मौसिनराम। ठीक है, वो चेरापूंजी के थोड़ा सा ही नज़दीक है। तो जिसको हम अगर क्वेश्चन आता है आपका संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो पहला था गाइस चेरापूंजी। अगर ऑप्शन में चेरापूंजी होता है और मौसिनराम नहीं होता तो चेरापूंजी लगाएंगे। अगर ऑप्शन में चेरापूंजी नहीं है, मौसिनराम है, तो वर्तमान में जो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वह है मौसिनराम। और ये 3 पहाड़ियों से घिरा है, यानी कि गारो खासी जयंतिया। तो ये मध्य प्रदेश के जो है यानी कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ संसार की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रभाव लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है, यानी कि इनका प्रभाव कैसे होता है। ठीक है गाइज। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, तो यानी कि इंडियन ट्रेड विंड्स, इंडियन जो ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, तो उनका वितरण, तो विषुवत वृत्त जिसको हम भूमध्य वृत्त भी कह देते हैं या भूमध्य रेखा भी कह देते हैं, स्थिति अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। तो यहाँ जो है इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, जिनको हम ITCZ के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में वायु, क्वेश्चन आता है गाइज ITCZ का जो वायु दाब होता है वो कैसा होता है, तो हम ध्यान रखेंगे निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं, और इसको हम गर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइज, यह मानसूनी गर्त उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास का प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं कोरियल्स वल के कारण, और ये कोरियोलिस
कोरियोलिस बल होता है एक, तो उसके बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने में इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यानी कि जो एक बल लगता है गाइज, कोरियोलिस बल जो है, तो इनकी स्थिति ही चेंज हो जाती है। पहले ये हवाएं चलती हैं दक्षिणी दिशा दक्षिण पश्चिम से, यानी कि दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती हैं, फिर इनकी स्थिति उत्तर पूर्व की ओर चेंज हो जाती है, इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। आपने सुना होगा दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ को बढ़ता है, फिर इसकी स्थिति जो चेंज हो जाती है उत्तर की और पूर्व की ओर हो जाती है। पहले उत्तर को बढ़ता है, फिर पूर्व की तरफ को मानसून चला जाता है। आईटीसी जेड दक्षिण की ओर खिसक जाता है, और जो आईटीसी जेड है दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा और दक्षिणी पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। तो आपने देखा है लौटते हुए मानसून की बारिश और भारत में जो है आगमन की बारिश। आगे चलते हैं गाइस, भारतीय मानसून की प्रकृति। अब जो है भारतीय मानसून की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होता आ रहा है परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। यानी कि जो मानसून है, साइंटिस्ट जो है उनके लिए पहेली का काम करता है। मानसून का सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए हैं। ठीक है गाइज, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत उसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थितिगत अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं। मानसून का आरंभ, उसका स्थल की ओर बढ़ना। नंबर 2, वर्षा लाने वाले तंत्र। जो वर्षा लाने वाले हैं तंत्र हैं उदाहरणतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध। नेक्स्ट है मानसून में विच्छेद, यानी कि मानसून में विच्छेद। एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो जो है एक तूफान का नाम है। ठीक है गाइज, एल नीनो एक तूफान का नाम है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। यानी कि ये एल नीनो जो है, क्वेश्चन आ सकता है गाइज आपका, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ प्लीज़ नोट्स बनाइए, नोट्स बना के पढ़िए, आपको बार बार आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। क्वेश्चन आ सकता है एल नीनो क्या है, तो आपको आंसर देना बस एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से, अब एल नीनो कब आता है, कितने साल में आता है, या एल नीनो कितने वर्ष बाद प्रवेश करता है। तो राइट आंसर होगा, यानी कि एल नीनो 5 से 10 वर्ष बाद प्रकट होता है, 5 या 10 साल बाद। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारतीय सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। तो देखते हैं स्थायी रूप से ठंड पेरियन अथवा हम्बोल्ट धारा, यानी कि पेरुवियन धारा, हम्बोल्ट धारा। ठीक है गाइज, यानी कि अपनी एटलस में इन धाराओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। एटलस लेंगे, उसमें चेक करेंगे गल्फ, ये ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। धाराएं 2 प्रकार की होती हैं जल की, एक गर्म और ठंडी, तो प्रतिस्थापित हो जाती हैं। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती हैं। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति। नंबर 2, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी, और प्लवक यानी कि प्लवक जो होता है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। और गाइज प्लवक जो होता है वो मछलियों का भोजन होता है, मछलियों की संख्या का घटक जाना जाता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा। एल नीनो का इन्होंने शाब्दिक अर्थ दिया है, शाब्दिक अर्थ बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है।
भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 91 में एक एल नीनो प्रचंड रूप देखने को मिला। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में इनकी दिनों की देरी हो गई थी। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। एल नीनो और भारतीय मानसून, यानी कि एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू तट के निकट उष्ण धरातल के रूप में प्रकट होता है और ये भारतीय मौसम को प्रभावित करता है। एल नीनो भूमध्य सागर उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। ठंडी पेरुवियन हम्बोल्ट धारा, एटलासमीन धाराओं की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी कि बढ़ा देती है। ठीक है गाइज, नंबर 1 है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है गाइज, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 91 में एक एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। यह आप मैप देख रहे हैं तो भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां, यानी कि जो सामान्य तिथियां दे रखी हैं भारत में मानसून कब आता है। ठीक है गाइज, तो देख रहे हैं मैप के अकॉर्डिंग अक्षांश और देशांत रेखाएं। तो देखिए ऊपर सबसे पहला श्रीनगर, फिर जुलाई यानी कि 1 जुलाई और 15 जुलाई। ठीक है गाइज, यानी कि 1 जुलाई को। तो देखिए जुलाई में सबसे पहले जो जून में मानसून पहुंचता है वो केरल तट के नज़दीक कोरोमंडल तट से गुजरता है और केरल में प्रवेश करता है। तो 1 जुलाई को यहाँ पहुँचता है, 15 जुलाई को इधर आता है। चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ 15 जून के आसपास पहुँचता है। ठीक है गाइज, यानी कि 15 जून के आसपास। अहमदाबाद 10 जून, मुंबई, और मुंबई में जो है यानी कि जो मानसून है 10 जून के आसपास पहुँच जाता है। मुंबई, भुवनेश्वर, पटना, ये उत्तर प्रदेश में भी लगभग 10 से 20 तक आगमन रहता है। ठीक है गाइज, 5 जून ये देख रहे हैं 5 जून। तो 5 जून का जो आपका दिखाई दे रहा है गाइज, तो 5 जून का मतलब ये बांग्लादेश, कोलकाता जून 5 जून को दिखा रहा है। 1 जून कर्क रेखा में म्यांमार में देखिए हैदराबाद, और 5 जून को ये देखिए हैदराबाद के आसपास बेंगलोर। अब 1 जून को सबसे पहले जो मानसून है वो प्रवेश करता है गाइज तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। तो 1 जून को कोरोमंडल तट से। श्रीलंका हमारे भारत का पड़ोसी देश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे छोटे छोटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि द्वीप मैंने बीच में आपको डेफिनेशन भी बताई थी। अब द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप का मतलब होता है वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक है गाइज, तो द्वीप की डेफिनेशन है 1 नंबर में आपको इंटरव्यू में, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम, कहीं भी क्वेश्चन आता है। ठीक है गाइज, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह हैं तो वो भी आता है क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो उसका डाटा भी हम देखेंगे। ये लक्षद्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित कहाँ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अरब सागर में। और भारत किस महाद्वीप के शीर्ष पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा भारत श्रीलंका हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है गाइज, दक्षिणतम पड़ोसी देश क्या है, तो वो है हमारा श्रीलंका। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां आपने देखा, तो आप एटलस से अध्ययन करेंगे और मानसून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे। 1 जून जो आपको ये रेखा दिखाई दे रही है 1 जून का मतलब ये जितने भी राज्य इसके अंतर्गत आते हैं तो यहाँ 1 जून को मानसून पहुँच जाता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। यानी कि 1 जून के आसपास ये मौसम। तो वैसे ही हम जो है अपनी एटलस इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी के लिए। एटलस से आप कहीं भी देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं, दूरियां देख सकते हैं, कितनी डिस्टेंस है। एयर डिस्टेंस अलग होती है और स्थलीय डिस्टेंस अलग होती है। एयर डिस्टेंस बहुत कम होती है और स्थलीय डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे एयर डिस्टेंस का और यानी कि स्थलीय डिस्टेंस का।
ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा 11 की ज्योग्राफी है ये, और आपको चैप्टर नंबर 4 जलवायु यानी कि भारतीय पर्यावरण। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ गाइज, और प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन पे घंटी दबाएं और घंटी का बटन दबाएं, जिससे जो है आपको ऑल नोटिफिकेशन आपके मिलते रहेंगे। ठीक है गाइज, और लाइक करिए, शेयर करिए, और गाइज कोई कमी है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट बहुत प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ उनको ज़रूर करिएगा। और गाइज एटमॉस्फेयर का बहुत ध्यान रखेंगे, एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ लगाएंगे। अगर प्रकृति नहीं बचेगी तो हमारा जीवन संभव नहीं है। और अत्याधुनिक सेवाओं का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है गाइज, प्रकृति का मज़ा लीजिए और प्रकृति के साथ खेलिए कूदिए। ठीक है गाइज, तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट ऑल कंपटीशन के लिए। ठीक है गाइज, 100% सक्सेसफुल मिलेगी, लेकिन आप मन से लगिए, तन से लगिए। ठीक है गाइज, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो जय हिंद, जय भारत।